हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 टैक्सेशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लास 12 सेमिस्टर 3 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि टैक्सेशन का ये लास्ट चैप्टर है, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने ऑलरेडी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स डिस्कस कर चुके हैं। ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हमारे साथ साथ करते रहिए। और साथ में आपका एक काम है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। क्योंकि जैसे कि हमारा ये सिलेबस खत्म होगा उससे बाद ही हम शुरू कर देंगे आपका एमसीक्यू सेशन, जिसमें हम कंटिन्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपका कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का पूरा जो चैप्टर्स का पूरा एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, और साथ साथ में अकाउंट्स तो करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चले फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप लोग हमारे साथ साथ में शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज हम थोड़ा थियोरेटिकल जो मैटर है उसको आपको आज डिस्कस करके हमको बिल्कुल क्लियर करेंगे, जिसके आधार पे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो कि कौन सा सेक्शन में आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 56 से 59। क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आर डिस्कस इन द सेक्शन, मतलब ऐसे 56 to 59, 60 to समथिंग, इस तरह से आपको दिया रहेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 56 to 59। ठीक है बच्चों, ये सब नोट करते जाइए आप। हमने इस लेक्चर में बिल्कुल आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट जहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आप डिटेल्स में आपको पढ़ाएंगे, और आप अपना कॉपी में इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो नोट करके चलते रहिए। ठीक है बच्चों, चले हम स्टार्ट करें। आपको जरूर स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, तो हम शुरू करें। पहले क्या बोला गया? बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब किस बेसिस में हम कोई इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर लाएंगे। तो इससे पहले थोड़ा एक बात हमको बोलना चाहिए, जो कि है आपको पता ही भी है, जो इनकम फ्रॉम, ये जो इनकम है, तो इनकम को हमने डिवाइड किए थे हेड्स ऑफ इनकम में। उसमें पहले क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी था। उसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ये चार जैसे चला गया, इसको छोड़ के अदर्स जो भी इनकम, वो सब इनकम कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। तो मतलब जो पहले जो चार जो हेड्स ऑफ इनकम है, जो इनकम उसके अंदर नहीं आएगा, सब कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चार्जेबिलिटी का जो सेक्शन है वो क्या है? बेसिस ऑफ चार्जेस का सेक्शन है 56। ठीक है, क्योंकि सेक्शन आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम सेक्शन में ज़्यादा ही आपको जोर दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका सेक्शन जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर देखते हैं सेक्शन 56 के हिसाब से कौन सा इनकम हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले सकते हैं। चलिए क्या बोला गया है देखिए, एज पर सेक्शन 56, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। एज पर सेक्शन 56(1) एनी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम वट एवर सोर्स, जो भी सोर्स है उसका, डिराइव विच डज नॉट स्पेसिफिकली फुल अंडर एनी ऑफ द फर्स्ट 4 हेड, जो अभी आपको बताया, जो फर्स्ट जो 4 हेड्स है उसमें नहीं आया। सेक्शन 14 का जो फर्स्ट 4 हेड्स है उसमें नहीं आया, हेड्स ऑफ इनकम में नहीं आया। शैल बी असेस्ड एंड चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो 4 हेड पहले था उस हेड में अगर नहीं आया तो आ जाएगा कहाँ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो टू अट्रैक्ट चार्जेबिलिटी अंडर द हेड, अगर इस हेड में आने के लिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो हेड है उसमें आने के लिए, फॉलोइंग कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा? ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या क्या देखिए, देयर मस्ट बी एन इनकम, जरूर है इनकम होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्या होगा? द इनकम मस्ट नॉट, क्या बोला गया? इनकम मस्ट नॉट बी एग्जाम्प्टेड इनकम, मतलब जो इनकम हुआ है वो एग्जाम्प्टेड नहीं होना चाहिए। पहले तो इनकम होना है, दूसरी बात है वो एग्जाम्प्टेड इनकम नहीं होना है, और तीसरी बात क्या है? द इनकम मस्ट नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी
फर्स्ट 4 हेड जो अभी आपको बताया, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इस 4 हेड में जो इनकम नहीं आएगा वो जरूर कहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए नाउ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड। देखिए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन सा ऐसे इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा? ये बिल्कुल आप नोट करके रखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको आएगा, क्योंकि आपको इसमें ध्यान देना है कौन सा इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। तो नंबर 1 क्या बोला गया है, देखिए नंबर 1 बोला गया है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी से कोई डिविडेंड आता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। और एक बात है, पहले क्या था, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी जो था पहले एग्जाम्प्टेड था अंडर सेक्शन 1034 में, लेकिन अभी जो है वो अभी इनकम फ्रॉम अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो अभी टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, वो पहले छूट था लेकिन अभी वो छूट नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम फॉरेन कंपनी जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। जैसे कि लॉटरी में जो पैसा मिलता है, मतलब कैजुअल इनकम बोल सकते हैं आप इसको। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स और एनी अदर गेम्स that is called also casual income, or any sorts of gambling or betting of any form of nature। ठीक है, जो कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनी सम रिसीव्ड बाय एन एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स वेरियस स्टाफ वेलफेयर स्कीम। इट इज दैट प्रोविडेंट फंड, superannuation fund or any fund set up under the provisions of the Employees State Insurance Act 1948 or any other fund, provided that is not taxable under the head profit and gains from the business or profession। अगर ऐसा कोई इनकम जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर नहीं आता है तो वो चीज़ आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? मतलब एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी, जो एसएससी जिसको कुछ सम्स मिला है फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज से मतलब कोई कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको कुछ पैसा मिले हैं, जो कि वेरियस स्टाफ वेलफेयर स्कीम के हिसाब से कुछ मिला है। अगर वो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेंस के अंदर नहीं आता है वो, तो फिर वो जरूर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नंबर 5, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अगर आपको मिलता है, प्रोवाइडेड इन इट इज़ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स। जरूर ये प्रॉफिट एंड गेन्स के अंदर नहीं होना चाहिए, अगर नहीं आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ठीक है, ये बिजनेस और प्रोफेशन के अगर नहीं आता है तो जरूर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। नंबर 6, इनकम फ्रॉम प्लांट मशीनरी फर्नीचर लेट आउट। अगर प्लांट मशीनरी फर्नीचर ये सब अगर किसी को आप रेंट पे देते हैं, लेट आउट करते हैं, मतलब वो जो हायर पे देते हैं, तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। एक्चुअली क्या बोला गया, आउट ऑफ हायर इट इज़ नॉट द एक्चुअल बिजनेस ऑफ द एसएससी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये हायरिंग का ही बिजनेस है, मतलब आप ये सब चीज़ हायर पे देते हैं, तो इसका अब हायरिंग का बिजनेस हो गया। अगर ये हायरिंग का बिजनेस है आपका, रेंट देने वाले बिजनेस है, तो वो इनकम जरूर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा, वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। ठीक है, क्लियर है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा अगर आपका ये हायर देने का बिजनेस है तो। लेकिन ऐसे आपका हायरिंग का बिजनेस नहीं है, आपके पास था, आपने किसी को रेंट पे दिए, हायर पे दिए, उस अब पैसा आपको इनकम हुआ है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिसका ये हायरिंग का बिजनेस है, वो अगर इनकम होता है, हायर होता है, हायर का जो रेंट वगैरह आता है, जो इनकम होता है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। लेकिन अगर उसका हायर का बिजनेस नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ मशीनरी वगैरह पड़ा हुआ था, वो किसी को हायर पे रेंट पे दिया, तो कुछ पैसा आया, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया?
समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? शायद पूरा दिखाई नहीं दे रहा है सर, क्योंकि आप तो बैठे हैं उधर। जरूर ये बात सही है, हम इसलिए ऊपर कर दिया, आपको आप दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्या बताया, देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, एनी सम्स रिसीव्ड अंडर केमन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपको पैसा आता है, इंक्लूडिंग सम अलॉटेड बाई वे ऑफ बोनस, जिसको कि बोनस के हिसाब से आपको दिया गया है, ऑन सच पॉलिसी और प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन्स, मतलब प्रॉफिट और गेन्स बिजनेस के अंदर नहीं होना चाहिए, तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको कुछ पैसा शाम कुछ मिला है, मतलब केमन इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कुछ पैसा मिला है जो कि बोनस के दौर पे भी हो सकता है, तो वो अगर बिजनेस प्रोफेशन के अंदर नहीं आएगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट हम चले नंबर 8, एनी गिफ्ट रिसीव बाय एन इंडिविजुअल, कोई भी गिफ्ट इंडिविजुअल को मिलता है और ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अगर मिलता है फ्रॉम ए सर्टेन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल से, इज चार्जेबल टू टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, प्रोवाइडेड द गिफ्ट अमाउंट मस्ट एक्सीड्स 50,000, लेकिन ये जो गिफ्ट आपको बोला गया है वो जरूर 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 50,000 से कम होगा तो टैक्सेबल नहीं होगा, छूट मिल जाएगा, लेकिन 50,000 से ज़्यादा होगा तो वो टैक्सेबल होगा। और कौन सा सेक्शन में वो मेंशन किया गया है वो भी आपको याद रखना है, वो है सेक्शन 56(2)(7। ठीक है, जो सेक्शन 56(2)(7 में इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो आपको पता चला कि कौन सा इनकम आता है, उसके अलावा भी और भी कुछ ऐसे इनकम है जो कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ सकता है। चलिए देखते हैं फिर और ऐसा क्या इनकम है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ सकता है। चलिए देखिए, अदर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्या क्या इनकम और अदर से देखते हैं। एक होता है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग का क्या मतलब है, जैसे कि आपने कोई रूम रेंट पे लिए हैं, लेके आपने फिर किसी और को रेंट पे चढ़ा दिए, मतलब आपने कुछ ओनर से रेंट पे, मतलब जो घर का ओनर है उससे आपने रेंट पे ले लिए और फिर उसी घर को आपने किसी को रेंट पे डाल दिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप मालिक नहीं है, ओनर नहीं है, इसलिए ये जो इनकम आपका रेंट का इनकम होगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ सकता है। तो इसलिए वो जो इनकम है, मतलब जो सबलेटिंग का इनकम है, वो इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। क्लियर हुआ? सबलेटिंग का मतलब समझ में आया? सबलेटिंग का मतलब जो मकान आपने रेंट पे लिए फिर उसके बाद खुद आपने किसी को रेंट पे डाल दिए, तो जो इसको बोला जाता है सबलेंट। तो इसका मतलब इसमें जो रेंट आपको मिलेगा वो रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप उस मकान का मालिक नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? ये होता है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका टैक्सेबल अमाउंट होगा, क्या क्या इसमें छूट वगैरह मिलेगा, वो तो हम बाद में मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपको डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक में जो आपका सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट एफडी वगैरह आप करके रखें, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह आपको मिलता है उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। कुछ केस में टैक्स देना पड़ता है, कुछ केस में टैक्स छूट है। तो वो इनकम आपका जो इंटरेस्ट, जो डिपॉजिट इनकम जो आपका आता है इंटरेस्ट, वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट हम आगे बढ़े, सैलरीज रिसीव बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज एमएलए और एमएलसी। ठीक है, जो पार्लियामेंट का जो मेंबर, मतलब मेंबर जो है पार्लियामेंट का या लेजिस्लेटिव का जो मेंबर है, तो इनका जो सैलरीज वगैरह होता है वो इनकम भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े, एग्जामिनर्स फीस रिसीव बाय द टीचर फ्रॉम इंस्टीट्यूशन अदर देन हिज एम्प्लॉयर। मतलब जहाँ पे वो एम्प्लॉई है
उस एम्प्लॉयर से उसको नहीं मिला, किससे मिला? दूसरे कहीं से, दूसरे कहीं जगह से अगर वो पेपर चेक करने के लिए, कॉपी चेक करने के लिए, एग्जामिनेशन पेपर को चेक करने के लिए उसको अगर कुछ पैसा मिलता है, वो इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। क्योंकि अगर वो जिस इंस्टीट्यूशन में काम करता है उस इंस्टीट्यूशन से, मतलब जो एम्प्लॉयर है उनके पास से अगर वो मिलता है, वो एक्चुअली इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर चला जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। लेकिन उसको छोड़ के कहीं और जगह से सिर्फ पेपर चेक करने के लिए अगर कुछ पैसा उसको मिलता है, तो मतलब कॉपी चेक करने के लिए, मतलब एग्जामिनेशन का पेपर चेक करने के लिए आपको पैसा मिलता है, तो वो जो इनकम, वो जो पैसा आएगा आपके पास, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट हम आते हैं डायरेक्टर्स फीस और कमीशन। कंपनी का जो डायरेक्टर्स होता है उनको एक फीस मिलता है या कमीशन मिलता है कंपनी से। एक तो सैलरी मिलता है, जो सैलरी उसको मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा, क्योंकि वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आता है। लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कोई फीस या कमीशन वगैरह मिलेगा एक्स्ट्रा, तो फिर वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं रेमुनरेशन रिसीव फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल। जो लोग राइटिंग, मतलब जर्नल वगैरह, जर्नल में कुछ लिखते हैं, जो डेली जर्नल वगैरह, वीकली जर्नल निकालते हैं, उसमें जो लिखते हैं, जो लोग लिखते हैं, तो उसके लिए उसको कुछ रेमुनरेशन, कुछ पैसा उसको जरूर मिलता होगा। तो वो जो पैसा उनको मिलता है, वो जो इनकम है उसका, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है बच्चों, तो वो इनकम जो राइटर है, मतलब जो आर्टिकल लिख के जर्नल में जो आर्टिकल लिखते हैं, उनको जो रेमुनरेशन मिलता है, वो रेमुनरेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है, आप जरूर इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब इनकम जो आप सीरियली आपको बता रहा है, इसी के आधार पे आपका MCQ क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या बोला गया है? रेमुनरेशन फॉर लेक्चर्स डिलीवर। अगर कोई प्रोफेसर वगैरह जो भी है, कोई कहीं लेक्चर देते हैं, उसके ऊपर अगर लेक्चर के हिसाब से कुछ पैसा अगर उसको मिलता है, तो वो लेक्चर के ऊपर जो इनकम होता है, मतलब जो पैसा उसको मिलता है, वो पैसा उसका, वो इनकम उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। क्योंकि वो कहीं कॉलेज का प्रोफेसर वहाँ लेक्चर देते हैं रेगुलर बेसिस में, उसका वो सैलरी मिलता है, वो इनकम उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा, वो इनकम फ्रॉम सैलरीज में आएगा। लेकिन अलग से कहीं एक स्पेशल कुछ लेक्चर दिए गए हैं, कहीं जाके कहीं स्पेशल लेक्चर देने के लिए उसको अगर एक्स्ट्रा कुछ पैसा मिलता है, मतलब लेक्चर देने के लिए अगर कुछ पैसा मिलता है, तो इनकम उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? नेक्स्ट हम आगे आते हैं एनी एनुइटी और पेंशन रिसीव फ्रॉम LIC। अगर LIC से कुछ एनुइटी या पेंशन वगैरह मिलते हैं, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। रेन फ्रॉम लैंड, इट इज़ दैट ग्राउंड रेन। मतलब कोई लैंड ऐसे ओपन पड़ा हुआ है, जिस रेन को आपने किसी को रेन पे, मतलब कोई लैंड पड़ा हुआ है आपके पास, उसको आपने ओपन लैंड होना चाहिए। क्योंकि अगर वो क्लोज लैंड होगा, उसके ऊपर मकान वगैरह बना होगा, तो इस टाइप का जो लैंड है उसको अगर रेंट पे देंगे, तो वो रेंट आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। लेकिन ओपन लैंड है, खाली लैंड है, कहीं आपका एक बहुत बड़ा लैंड पड़ा हुआ है, उसमें किसी का प्रोग्राम करना है, कुछ करने के लिए आपसे रेंट पे ले लिया, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रोग्राम किए, तो वो जो रेंट आपको मिलेगा, वो रेंट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। मतलब जो ओपन ग्राउंड रेंट के लिए आपको जो रेंट मिलेगा, लैंड के लिए जो रेंट मिलेगा, वो आपका क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है बच्चों। इंश्योरेंस कमीशन जिसको जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, मतलब इंश्योरेंस एजेंट जो है, उनको जो इंश्योरेंस करवाने के लिए कमीशन वगैरह मिलते हैं, वो कमीशन उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। जो कमीशन एजेंट है, मतलब जो लोग इंश्योरेंस का एजेंट है, उनको अगर इंश्योरेंस करवाने के लिए कुछ कमीशन वगैरह मिलते हैं, तो वो कमीशन आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट और क्या इनकम हो सकता है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा? एक होता है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम जो है, जो कि इंडिया के अंदर अगर वो एग्रीकल्चर इनकम है, तो बिल्कुल वो छूट है, बिल्कुल एग्जाम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो टोटल इनकम के अंदर नहीं आता है। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के बाहर, कहीं मान लीजिए आपका एक लैंड है बांग्लादेश में या नेपाल में, वहाँ से अगर आपको कुछ
इनकम आया, जनरेट हुआ, तो वो जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, वो इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आएगा। आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं आपको। आउटसाइड इंडिया नहीं बोलेगा, बोलेगा इंडिया के अंदर कहीं प्लेस में इनकम हुआ है, तो ये इनकम कहाँ आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, कई तरह का देगा। फिर इसमें एक ऑप्शन भी रहेगा आपको नॉन ऑफ दिस, तो आपको नॉन ऑफ दिस में टिक करना है। ठीक है, लेकिन वो पढ़ के जरूर पढ़ना है कि आउटसाइड इंडिया है कि इंडिया के अंदर है। ठीक है बच्चों, अगर आउटसाइड इंडिया है तो जरूर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है देखिए, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय, कोई व्यक्ति एम्प्लॉयज जो कोई कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोविडेंट फंड, जो प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज नहीं है, अनरिकॉग्नाइज कोई प्रोविडेंट फंड में अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से जो इंटरेस्ट उनको इनकम होगा वो इंटरेस्ट उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है बच्चों, अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में किसी ने इन्वेस्ट किए हैं, किसी ने कंट्रीब्यूट किए हैं, तो वो जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा उसके ऊपर, वो इंटरेस्ट इनकम उसका क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। नाउ इंटरेस्ट ऑन टैक्स रिफंड अंडर सेक्शन 214, ये भी याद रखना है, अंडर सेक्शन 214 में बोला गया है। टैक्स रिफंड मतलब जो टैक्स आपने एक्स्ट्रा पैसा, आपने एक्स्ट्रा टैक्स जमा दे दिए थे, फिर उसके बाद उसमें आपको फिर टैक्स डिपार्टमेंट से आपको रिटर्न मिला, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जोड़ के आपको रिटर्न किया जितने दिन उनके पास पड़ा हुआ था। वो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इंटरेस्ट अर्न्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है, कोई इनकम आपने अर्न की है जो कि बिजनेस शुरुआत से पहले कुछ इनकम आपका जनरेट हुआ है, ठीक है, अर्न किया आपने, तो वो इनकम बिजनेस इनकम में नहीं जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। ठीक है, बिजनेस शुरू करने से पहले अगर कोई इनकम आपको जनरेट होता है तो वो मतलब कोई इंटरेस्ट आपको मिलता है कहीं से, तो वो इंटरेस्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ फैमिली पेंशन, इसमें एक थोड़ा ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ फैमिली पेंशन बाई लीगल हायर, जरूर लीगल हायर होना चाहिए, मतलब एक स्पाउस के लिए, मतलब एक हस्बैंड के लिए वाइफ के लिए हस्बैंड, या कोई उनका नेक्स्ट कोई जनरेशन अगर सिस्टम है तो जो लीगल हायर होना चाहिए हो, अगर उसको मिलता है तो वो टैक्सेबल जरूर है, लेकिन उसमें से मतलब वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो फैमिली पेंशन होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आता है। फैमिली पेंशन आपको समझ में आया कि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहे थे, वो उनका देहांत हुआ, तो उनका मिसेज जो है, उनका जो वाइफ है, उनको ये जो पेंशन मिल रहा है, अगर ये एसएससी वही मतलब वही उनका वाइफ अगर एसएससी है जिसका हम हिसाब कर रहे हो, वो अगर ऐसे वही मरा हुआ व्यक्ति का वाइफ है, उनको पेंशन मिल रहा है, तो वो पेंशन इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर नहीं आएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अगर जो व्यक्ति का पेंशन मिल रहा है, अगर वो जिंदा होते उन्हीं को मिलता तो उनका इनकम जो है इनकम फ्रॉम सैलरी में आता, लेकिन उसका जो फैमिली जिसको पेंशन मिल, उनके मरने के बाद उनका जो फैमिली जिसको पेंशन मिल रहा है, उनके हाथ पे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, नॉट इन द सैलरी। अच्छा, और एक बात है, इसमें क्या है, इसमें डिडक्शन भी मिलता है। एक होता है 33 1/3%, मतलब 33%, मतलब 1/3 या 15,000 मैक्सिमम अलाउड, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो अमाउंट उनको छूट मिल जाएगा। 33% ऑफ अमाउंट जितना उसको मिला है उसका 33% कैलकुलेट किया जाएगा, और साथ में मैक्सिमम लिमिट है 15,000, इन दोनों में से जो छोटा होगा वो उनको छूट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, वो उनको छूट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? तो इनमें जो छोटा होगा वो छूट उनको मिल जाएगा। तो इसके हम बाद में जब प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा हम क्या बोलना चाहते हैं, एक्चुअली क्या छूट मिलेगा और क्या टैक्सेबल अमाउंट होगा।
क्योंकि जितना अमाउंट उसको मिलेगा उससे 15,000 या जो अमाउंट मिला उसका 1/3 करेंगे। जो अमाउंट होगा इन दोनों में से जो छोटा होगा 15,000 या जो अमाउंट आएगा उन दोनों में से जो छोटा होगा वो अमाउंट टोटल जो इनकम उसको हुआ है पेंशन के दौर पे उससे लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल इनकम होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? हम थोड़ा सा धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि आपको डिटेल में क्लियर करते हुए चल रहा है, क्योंकि आप डिटेल में थोड़ा सा जान लोगे तो इसका MCQ क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चले आगे। थ्योरी है लेकिन इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसमें शाम से ज़्यादा थ्योरी में आपका MCQ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या बोला गया है, टैक्स ट्रीटमेंट फॉर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको बहुत इसको ध्यान से देखना है। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, जो लॉटरी से इनकम होता है या हॉर्स रेस से इनकम होता है या कार्ड गेम से या क्रॉसवर्ड पजल एट्सेट्रा। सेक्शन क्या बताया गया है ये भी आपको याद रखना है, सेक्शन 56(1)(b। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सेक्शन 56(1)(b। इस सेक्शन में आपका ये जो लॉटरीज वगैरह है, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स वगैरह उसके बारे में डिस्कस किया गया। अब हम देखेंगे कि भाई अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा, ये आपको देखना है। आप मतलब कैसे इसको टैक्सेबल करें, क्या कैलकुलेशन होगा इसका, ये हम देखेंगे। आप चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 आपको ये सब याद रखना है, कौन सा सेक्शन में बताया गया है, 224। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 ग्रॉस इनकम, ग्रॉस विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी नेचर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है बच्चों, तो ये इनकम जो अगर आपका होगा वो ग्रॉस अमाउंट जो होगा, मतलब टैक्स काटने के बाद नहीं, टैक्स काटने से पहले, टैक्स डिडक्ट करने से पहले जो ग्रॉस अमाउंट है उसी के ऊपर इसका परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब इसी के ऊपर आपका उसको टैक्स देना पड़ेगा। सो एंटायर अमाउंट सच इनकम शैल बी चार्ज द टैक्स अंडर सेक्शन, इसमें भी याद रखना है आपको टैक्स कौन सा है, टैक्स अंडर सेक्शन 115BB। इस सेक्शन में इसमें बताया गया है फ्लैट, इसमें क्या टैक्स देना पड़ेगा, 30% टैक्स देना पड़ेगा। उससे साथ साथ उसका 3% आपका एडुकेशन सेज और उसके साथ साथ 1% सेकेंडरी एंड हायर एडुकेशन सेज भी देना पड़ेगा। तो टोटल कितना टैक्स कटेगा, 30% प्लस उसके साथ 3% एडुकेशन सेज एंड 1% हायर सेकेंडरी एडुकेशन सेज। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है 30% और 30% जो टैक्स होगा उसके ऊपर फिर 4%, दोनों जोड़ के 4% क्या दिया जाएगा, सरचार्ज देना पड़ेगा। देखिए फिर वो जो अमाउंट है उसको काटा जाएगा, काटने के बाद जो अमाउंट वो जो व्यक्ति है उनको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो टैक्स परसेंट जो फिक्स है उसी रेट में ही टैक्स काटा जाएगा इसका। चलिए फिर, ठीक है, तो विदाउट अलाउइंग एनी डिडक्शन टूवर्ड्स एक्सपेंडिचर, इसमें अगर कोई एक्सपेंडिचर वगैरह होता है तो उसमें कोई अलाउ नहीं मिलेगा, अलाउ नहीं होगा, छूट नहीं मिलेगा, जो कि इफेक्ट फ्रॉम द असेसमेंट ईयर। कब से असेसमेंट इफेक्ट है, 2021 से 22 असेसमेंट ईयर से ये इफेक्टिव हो गया है। और हाउएवर देयर आर 2 एग्जाम्पशंस टू दिस रूल, दीज आर स्टेटेड बिलो। इसमें से 2 एग्जाम्पशन है। क्या एग्जाम्पशन है वो आपको यहाँ बताया गया है, यहाँ A B करके बताया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए क्या बोला गया है। नंबर 1, ए रेस हॉर्स ओनर, मतलब जो हॉर्स रेस में जिसका इनकम हो रहा है, एंटाइटल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो खर्चा उसने किया है इनकर बाय हिम फॉर मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, रेस हॉर्सेस मतलब हॉर्स रेस जो रेस के लिए जो हॉर्सेस है उसको मेंटेन करने के लिए उसको जो खर्चा पड़ा, एक्सपेंसेस हुआ, वो आपका जो हॉर्स रेस से इनकम है उससे छूट मिलेगा। हम साम्स करके जब बताएंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जब साम्स करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, वो छूट आपको मिल सकता है। ये याद भी आपको रखना है क्योंकि MCQ में भाई पूछेगा। ठीक है बच्चों, तो उनको जो एक्सपेंसेस हॉर्स को मेंटेन करने के लिए खर्चा हुआ है, जो एक्सपेंसेस हुआ है वो उनको छूट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर B में क्या बताया गया, देखिए आपको, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट इफ एन एसएससी फॉरगोज
ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ लॉटरी इनकम इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट छोड़ देते हैं, फेवर करते हैं, गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं, और टू द कॉन्सर्न्स एजेंसी, और जो एजेंसी से मिल रहा है उनको छोड़ देते हैं, द अमाउंट सो फॉर गोज शैल बी डिडक्टेड, मतलब जितना अमाउंट वो गवर्नमेंट के फेवर में छोड़ देगा या जो एजेंसी है उसको छोड़ देगा, जो लॉटरी हिसाब से उसको पैसा मिला था उसका कुछ पार्ट उसने छोड़ दिए, जितना अमाउंट वो छोड़ देगा गवर्नमेंट को दे देगा तो उतना अमाउंट उसको छूट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, उतना अमाउंट उसको छूट मिलेगा। टोटल जितना इनकम होगा उससे वो अमाउंट जितना उसने छोड़ दिए हैं, फॉरगो किए हैं, उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ मोरओवर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58(4), सेक्शन सब आपको याद रखना है, नो डिडक्शन इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम एक्टिविटीज़ मेंशन्ड अबव। आप देखिए इन दोनों जो केस हमने बताया है ये तो दोनों तो आपको छूट मिलेगा, लेकिन 58(4) सेक्शन में आपको बताया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केस में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन नीचे जो बोला गया है नहीं मिलेगा। कौन सा केस में नहीं मिलेगा? बोला है कि नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर चैप्टर 6A, जैसे कि अंडर सेक्शन 80C to 80U में जो है वो डिडक्शन उनको नहीं मिलेगा। नॉर्मली यहाँ पे मिलता है, टोटल इनकम के ऊपर मिलता है, लेकिन ये छूट उनको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? इंटर सोर्स लॉसेस कैनॉट बी सेट ऑफ, मतलब अगर कोई लॉस हो गया उनको तो विनिंग नहीं हुआ, कुछ लॉसेस हो गया, मतलब दूसरे सोर्स के कोई लॉसेस है तो इस सोर्स में हम एडजस्ट कर दे, ये नहीं हो पाएगा। मतलब TDS विल बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, कार्ड गेम्स, crossword puzzles और अदर गेम्स प्रोवाइडेड सच इनकम मस्ट एक्सीड कितना 10,000 के ऊपर इनकम होना चाहिए, तब उसके ऊपर TDS काटा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इनकम 10,000 से ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर टैक्स काटा जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? और कोई इनकम का कोई लॉस, दूसरे इनकम का कोई लॉस इस इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, ये भी आप जान लीजिए। कोई इनकम का आपको किसी में लॉस हुआ है तो आप वो लॉस को इस इनकम के साथ एडजस्ट कर देंगे, इस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करके, मतलब लेस करके फिर जो अमाउंट है उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे, ऐसा नहीं होना है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं होगा। जितना आपका इनकम होगा उसी के ऊपर आपका टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? हम एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाते हुए चल रहा है कि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखिए, आपको जब पैसा मिलता है ना, कोई भी आप हॉर्स रेस विनिंग या कोई भी लॉटरी विनिंग होता है, उसमें आपको क्या होता है कि नेट अमाउंट आपके दिया जाता है, मतलब टैक्स जो है वो काट के आपको दिया जाता है अमाउंट। तो ऐसे अगर स्थिति होता है जहाँ पे आपको इस तरह से दिया जाता है तो आप किस तरह से उसको ग्रॉस अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूला का हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस फार्मूला के हिसाब से, कौन सा फार्मूला? ग्रॉस विनिंग का जो फार्मूला आपके पास सामने आपको दिख रहा है वो उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ग्रॉस विनिंग इक्वल टू नेट विनिंग और नेट इनकम रिसीव, जो अभी बताया गया आपको ये फार्मूला में देखिए, बाई 1 माइनस 30% प्लस एडुकेशन सेस जो भी उसके साथ जुड़ेगा, जनरली 4% एडुकेशन सेस जुड़ेगा, फिर करने के बाद जो अमाउंट होगा उसी के ऊपर आपको वो आपको यहाँ बैठाना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली आपका ये ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेशन हो जाएगा। जो हम साम्स करेंगे तब आपको ये बता देंगे कैसे इसको एक्चुअली हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? हम आगे बढ़ते हैं, फिर जब सम्स करेंगे तब इसको कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे कैसे बनेगा। ठीक है, क्या आप अभी दिखाए? चलिए दिखा देते हैं। मान लीजिए आपको जो मिला है पैसा, विनिंग हुआ है, नेट विनिंग, अच्छा थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सा देखने में इजी हो जाएगा। नेट विनिंग हुआ है मान लीजिए नेट विनिंग अमाउंट
कितना है, नेट विनिंग अमाउंट आपका हुआ है, मान लीजिए 6880, ठीक है, मान लीजिए 6880 ऐसे कुछ अमाउंट आपको मिला है, ठीक है। अगर ये आपको मिलता है तो ग्रॉस अमाउंट क्या होगा, ग्रॉस अमाउंट क्या होगा, आपको पूछा है ग्रॉस अमाउंट क्या होगा। चलिए देखते हैं ग्रॉस अमाउंट इक्वल टू क्या होगा। इसमें इंटरेस्ट जो है 7 मतलब शेष जो है मान लेते हैं, शेष जो है शेष है आपका 4%, मान लेते हैं 4%, ठीक है, शेष है आपका 4%। अगर शेष 4% है तो इसके हिसाब से हम करते हैं, कैसे आता है देखते हैं। तो ग्रॉस अमाउंट क्या हो जाएगा, ग्रॉस विनिंग इक्वल टू आपका फॉर्मूला जो है उसमें बैठा है 6880 डिवाइड बाई 1 माइनस, देखिए 30% किसके ऊपर 30%, 30% जो है ये प्लस, एक्चुअली एजुकेशन सेज कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एजुकेशन सेज भी 4%, एक्चुअली क्या होता है ये 4% इंटू ये जो 30% होता है उसके ऊपर। तो इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर देते हैं, 6880 डिवाइड बाई देखिए 1 माइनस, ये 30% मतलब 0.3 प्लस ये भी 0.3 मतलब 30% का मतलब 0.3, तो 0.3 का अब यहाँ पे दिखाते हैं 0.3 इंटू 4% मतलब 4/100 हो जाएगा फिर, है कि नहीं। तो 4% का मतलब 0.4 मान लेते हैं, थोड़ा सा और तरीके से लिखते हैं इसको, 4% का मतलब 0.04 हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा देखिए 0.04 और 0.3 मल्टीप्लाई कीजिए 12, है कि नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 0.12 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 0.012, है कि नहीं। तो फिर क्या आएगा देखिए, फिर ये आ जाएगा 6880 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.312, है कि नहीं। तो फिर क्या आ जाएगा, 1 से अगर 0.32 माइनस करेंगे आप तो आएगा 66 हो गया, 6880 दिखाई दे रहा है भाई, डिवाइड बाय आपका ये आएगा 1.01 माइनस 0.312 मतलब आएगा आपका 6, कितना आएगा 688, है कि नहीं, 688, ठीक है, 688.688, ठीक है, 0.688। तो आपका आंसर क्या आएगा देखिए, इसमें अगर काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो एक्चुअली क्या इसमें क्या आएगा 6880 इंटू 100 करेंगे और नीचे क्या करेंगे 688। आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में इसको करके दिखा रहे हैं आपको। तो आप देखिए इसमें काट दीजिए तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 10 कटेगा और इसमें एक 0 और बढ़ेगा, पॉइंट यहाँ पे था, तो इसमें आ गया कितना 10,000, ठीक है। तो आपका ग्रॉस अमाउंट आ गया कितना 10,000। आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से कैलकुलेशन करना होगा, आपको आ गया 10,000, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया बच्चों। हम थोड़ा इस साइड करें, दिखाई दे रहा है अब आपको, समझ में आया। चलिए ऐसे कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, जब प्रॉब्लम हम लेंगे, प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे कैलकुलेशन होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अब देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सेक्शन भी याद रखना है आपको, 56(2)
1D। अब हम इसको बताते जा रहे हैं, आपको हर सेक्शन के बारे में आपको बताते जा रहे हैं कि इसको आपको बिल्कुल नोट करके रखिए, इसको याद रखना है, क्योंकि सेक्शन के हिसाब से आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं फिर क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 288 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मीन्स द फॉलोइंग। किसको हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बोलेंगे? नंबर 1 क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन एनी सिक्योरिटी इशूड आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसको हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकते हैं या तो स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकते हैं। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर आपको पता है, और अदर सिक्योरिटीज इशूड बाय बिहाफ ऑफ द लोकल अथॉरिटी और ए कंपनी और कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल और स्टेट प्रोविंशियल एक्ट। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का कोई सिक्योरिटीज़ या डिवेंचर के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का मतलब ये है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का मतलब कोई सिक्योरिटी जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू किया उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट, या कोई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या सिक्योरिटी जो कि कोई लोकल अथॉरिटी या तो कोई कंपनी या तो कोई कॉरपोरेशन या कोई सेंट्रल या स्टेट प्रोविंशियल एक्ट के द्वारा बनाया गया है जिसने ये सिक्योरिटीज़ इशू की है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा ये आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ माना जाएगा। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए, अब सिक्योरिटीज़ क्या क्या टाइप का सिक्योरिटीज़ होता है, सिक्योरिटीज़ को कैसे हम डिवाइड करते हैं, मतलब कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ब्रॉडली सिक्योरिटीज़ कैन बी क्लासीफाइड इन 2 कैटेगरीज। आपको दिखाई दे रहा है 2 कैटेगरी के इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और दूसरा होता है कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ को 2 नाम पे क्लासीफाई किया गया, एक होता है गवर्नमेंट और दूसरा होता है कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट, बोथ ऑफ दीज काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ आर अगेन क्लासीफाइड। इन दोनों को फिर क्लासीफाई किया गया। कैसे? एक होता है टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़ और दूसरा होता है लेस टैक्स सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो जो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कमर्शियल सिक्योरिटीज़ में दोनों में डिवाइड किया गया है, और हर सिक्योरिटी गवर्नमेंट या कमर्शियल हो उनको भी फिर 2 कैटेगरी के हमने डिवाइड किए हैं। एक है टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़ और दूसरा है लेस टैक्स सिक्योरिटीज़। ठीक है बच्चों, तो एक टैक्स फ्री सिक्योरिटीज़ और एक है लेस टैक्स सिक्योरिटीज़। ठीक है, बहुत ही बोरिंग लग रहा है सर, इतना थ्योरी कैसे पढ़े, लेकिन बच्चों क्या कर सके, थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा, फिर तो एग्ज़ाम में नहीं तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। और ये थ्योरी मज़ा भी तो है भाई, आप पढ़ोगे तो ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको जानना आपको ज़रूरी है, आपका प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो इसको मज़े के साथ पढ़ो तो फिर ये आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अभी जैसे हमने बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फिर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। अभी आपको बताया जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 2 कैटेगरी में है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। एक होता है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कौन सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टैक्स फ्री है आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में। क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, इस काइंड 2 सिक्योरिटीज, तो टैक्स फ्री सिक्योरिटीज हम बोल रहे हैं जो सिक्योरिटीज़ के ऊपर तो टैक्स मतलब बिल्कुल ही एग्जाम्पशन है, मतलब टैक्स आपको देना नहीं है, इसके ऊपर बिल्कुल टैक्स छूट है। तो इस टाइप का जो सिक्योरिटीज़ है, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो टैक्स फ्री है बिल्कुल ही, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है? इट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ द टोटल इनकम। और जो इनकम है, ये इनकम आपका टोटल इनकम के अंदर नहीं जुड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब ये टोटल इनकम के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। टैक्स तो देना पड़ेगा लेकिन कम देना पड़ेगा, अगर कम देना है तो थोड़ा बहुत कम देना पड़ेगा। तो ये टैक्स, इसके बारे में क्या बताया गया है कि बोला गया है कि भाई दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ आर इशूड आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट। दिस टाइप का सिक्योरिटीज़ कौन इशू करते हैं? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपको पता है, गवर्नमेंट के बारे में जो भी पता होना चाहिए वो हम नहीं बताएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट
जो इशू करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है नो TDS इज डिडक्टेड ऑन दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब इस सिक्योरिटीज के ऊपर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब इस टाइप का सिक्योरिटीज के ऊपर कोई टैक्स छूट नहीं है, मतलब ये एग्जाम्प्टेड नहीं है। एग्जाम्प्टेड हो तो पहले ही बताया, एग्जाम्प्टेड है तो फिर उसके ऊपर टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये एग्जाम्प्टेड नहीं है टैक्स से, तो इसलिए इसके ऊपर आपको टैक्स देना है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड शुड नॉट बी ग्रॉस अप, मतलब इंटरेस्ट जो रिसीव हो ग्रॉस अप नहीं है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट ग्रॉस अप शैल बी टेकन व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो टैक्सेबल इंटरेस्ट जो हम जब कैलकुलेट करेंगे शुड नॉट बी ग्रॉस अप, ग्रॉस अप नहीं किया जाएगा, एक्चुअल ऑफ इंटरेस्ट जितना मिला है उसी के ऊपर आपको किया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें तो TDS ऑलरेडी काटा नहीं है, TDS नहीं काटे हैं तो फिर ग्रॉस अप करने का जरूरत भी आपको नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए कॉमर्शियल सिक्योरिटीज, जो था ना एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज था और दूसरा था कॉमर्शियल सिक्योरिटीज। अब हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल सिक्योरिटीज। कॉमर्शियल सिक्योरिटीज क्या है? कॉमर्शियल सिक्योरिटीज भी दो कैटेगरी में होता है, अभी बताया आपको, टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज और दूसरा होता है लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज। ठीक है बच्चों, एक होता है लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज और एक होता है टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज। चलिए फिर देखते हैं लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज या टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज। तो पहले टैक्स फ्री कॉमर्शियल सिक्योरिटीज के बारे में आप देख लेते हैं क्या बोला गया है। नंबर 1, लोकल अथॉरिटी और अथॉरिटी कॉरपोरेशन और कंपनी इशूड दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो कौन इशू करते हैं? लोकल अथॉरिटी या कंपनी ये सिक्योरिटी इशू करते हैं, जो कि सिक्योरिटी कौन सा फॉर्म में हो सकता है? बॉन्ड्स हो सकता है या डिवेंचर हो सकता है। ठीक है, बॉन्ड हो सकता है या डिवेंचर हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, देखिए टैक्स इज पेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। जो टैक्स है वो पेड कौन करता है? इशूइंग अथॉरिटी, जिसने इशू किए है वही टैक्स अपने लिए टैक्स पे कर देते हैं, इसलिए आपको टैक्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो फ्री होता है। नेक्स्ट होता है सिंस द एसएससी हैज़ नॉट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? सिंस द एसएससी हैज़ नॉट टू पे टैक्स, टैक्स तो उसको पे करना ही नहीं है, सो इट इज़ टर्म्ड एज टैक्स फ्री सिक्योरिटी। जनरली इसमें टैक्स आपको नहीं देना है जो सिक्योरिटीज़ के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्स फ्री सिक्योरिटीज बोलेंगे। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है? इंटरेस्ट अमाउंट शुड बी ऑलवेज ग्रॉस अप। इस केस में आपको इंटरेस्ट अमाउंट को ग्रॉस अप कर लेना पड़ेगा बाई एडिंग TDS, क्योंकि इसमें टैक्स डिडक्ट होता है, तो TDS विद नेट अमाउंट, नेट जो अमाउंट है उसके साथ इंटरेस्ट को आपको TDS को जोड़ के ग्रॉस अमाउंट कर लेना है। दैट इज ग्रॉस इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट प्लस, मतलब ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल टू नेट इंटरेस्ट प्लस TDS कर लेना पड़ेगा। ठीक है, ग्रॉस इंटरेस्ट मतलब बोला क्या गया है, ग्रॉस इंटरेस्ट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल टू नेट इंटरेस्ट प्लस TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप सोच रहे थे इतने बार सर ने TDS बोलते गए, TDS है क्या? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जब आपको पे किया गया है उस समय आपका जो अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट जितना था उससे कुछ टैक्स काट के आपको नेट अमाउंट दिया गया है, तो वो जो टैक्स जो अथॉरिटी ने काटा है उसको बोलता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए ना अब हम आते हैं कॉमर्शियल सिक्योरिटी जो कि लेस टैक्स कॉमर्शियल सिक्योरिटीज। ये क्या होता है? चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। दीज आर टैक्सेबल सिक्योरिटीज, टैक्सेबल तो है लेकिन कम देना है टैक्स, लेकिन टैक्सेबल तो है, लेस टैक्स सिक्योरिटीज है तो टैक्सेबल है। नेक्स्ट होता है इनकम टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। इस सोर्स से, इस इनकम से, इस सिक्योरिटी का इनकम से टैक्स डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट शुड बी ग्रॉस अप। क्यों ग्रॉस अप क्यों करना पड़ेगा? आपको पहले ही बताया, आपको जो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट करके आपको नेट अमाउंट दिया जाता है, तो इसलिए पहले आपको इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। इफ नेट इंटरेस्ट इज गिवन, नेट इंटरेस्ट आपको दिया होता है तो फिर उसको ग्रॉस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे? देखिए इसके लिए फॉर्मूला ये है, चलिए ये है आपका
फॉर्मूला। क्या बोला गया है कि भाई ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल टू नेट इंटरेस्ट डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, ये है फॉर्मूला। जैसे पहले उसमें में फॉर्मूला था, इसमें भी ऐसे ही फॉर्मूला है, 1 माइनस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो हम थोड़ा सा इसको आप एक एग्जाम्पल के दौर पे दिखा सकते हैं, जगह थोड़ा सा कम है तो आपको दिखाते हैं, फिर एक बार दिखा ही देते हैं, आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसे कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो फार्मूला आपको दिया गया है, फार्मूला के हिसाब से हम बैठाते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई इसको आपको दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक एक चीज़ हम ले लेते हैं, आपको एक प्रॉब्लम की तरह ले लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है ना, चलिए एक प्रॉब्लम की तरह कुछ लिख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ प्रॉब्लम की तरह ले लेते हैं, चलिए यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम की तरह लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैलकुलेशन करके। मान लीजिए आप ये प्रॉब्लम है, देखिए नेट अमाउंट रिसीव मान लेते हैं, रेट नेट इंटरेस्ट मिला है आपको, नेट इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है भैया आपको ऊपर में। थोड़ा सा हम यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपको, हम साइड हो जाते हैं। नेट इंटरेस्ट आपको बोला गया है रुपीज़ कितना, रुपीज़ मान लीजिए रुपीज़ 80,000, 80 मतलब 8,000। अब मान लेते हैं कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट नहीं, आपका TDS जो है या टैक्स डिडक्टेड जो है सोर्स, मतलब टैक्स जो काटा है, टैक्स डिडक्टेड मान लेते हैं एट द रेट 20% टैक्स काट दिया गया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चे, आपको दिखाई दे रहा है? इसमें थोड़ा सा एक लाइन आपको डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को लगता है, इसको हटा देते हैं। तो फिर टैक्स डिडक्टेड 20%, आपको कैलकुलेशन करना है भाई ग्रॉस अमाउंट कितना होगा। तो लिखा है, हम इसमें फॉर्मूला में बैठा देते हैं। नेट इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 8,000 मिला है सर, 8,000 मिला। तो फिर टैक्स कितना है, 1 माइनस टैक्स कितना बोला है 20%, 20% मतलब 0.2 लिख सकते हैं, है कि नहीं, 0.2 लिख सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट में होगा 0.2, इसमें आप 100 डिवाइड कर देंगे 0.2 आएगा। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, 8,000 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट यहाँ पे 80 हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर देखिए आप अगर आप इस 0.8 से इसको डिवाइड करेंगे 0.8 से कितना आ जाएगा। अच्छा आपको करके दिखाते हैं, आपको तो मैनुअली करना है ना, इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये अगर हम पॉइंट हटाना चाहे तो यहाँ पे 100 कर देते हैं, है ना, पॉइंट हट जाएगा। तो फिर आप देखिए इसको काटेंगे, 80 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर 8 कितना आएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आपका 10,000, है कि नहीं, आ जाएगा आपका 10,000। अब देखिए 10,000 के ऊपर आप 20% कीजिए तो 8,000 आएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको ग्रॉस दिया रहे तो आपको नेट दिया रहे, तो आपको अगर ग्रॉस कैलकुलेशन करना है तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, साम्स तो बड़ा आपका नहीं आएगा, आपको कैलकुलेशन वाला MCQ दे सकते हैं, तो उसमें इस टाइप का कैलकुलेशन आपको दे सकते हैं। आपको नेट इंटरेस्ट बोल दिया जाएगा और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपको बता दिया जाएगी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 20%, 30%, वॉट एवर इट्स में बी मेंशन इन द योर प्रॉब्लम, और उसी के हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन करना। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जो फॉर्मूला है आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। पहले भी जो फॉर्मूला आपको बोला था ग्रॉस अमाउंट निकालने के लिए, जो कैजुअल इनकम था, मतलब जैसे हॉर्स रेस में या लॉटरी में जैसे जो फार्मूला आपको अभी बताए थे, वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, MCQ पूछ सकते हैं। और ऐसे ही ग्रॉस इंटरेस्ट जो अभी आपको बताया, इसके आधार पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भाई आपको ये फार्मूलाज जो है इसको ज़रूर याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? हम आगे बढ़ते हैं। ये जो लेक्चर्स है ये सिर्फ क्लास 12 के लिए नहीं है, ये ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो सकता है। अगर ये लेक्चर देखें तो उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका भी टैक्स जो है उसमें ये चैप्टर्स है, तो उनको भी फ़ायदा होगा ये पढ़ने से। ठीक है, क्योंकि हम इसलिए डिटेल्स पढ़ा रहे हैं तो बेसिक चीज़ उनको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले फिर आगे बढ़े। चलिए
received without consideration treated as taxable income under the head income from other sources। ध्यान से सुनिए क्या बोला है, रिसीप्ट विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कोई कंसिडरेशन आपने दिया नहीं है, मतलब आपने कुछ पैसे वगैरह नहीं दिए हैं आपको, या कुछ भी नहीं दिए, लेकिन आपको कुछ चीज़ मिला है आपको। अगर ऐसे कोई चीज़ आपको मिलते हैं बिना कंसिडरेशन में, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, गिफ्ट बोल सकते हैं, अगर ऐसे मिलता है तो उस केस में उसका जो इनकम है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में लिया जाता है। मतलब कोई भी कंसिडरेशन के अलावा अगर कोई चीज़ आपको मिलता है, कोई पैसा अगर आपको मिलता है तो उसको हम बोलेंगे गिफ्ट, और वो गिफ्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में आता है। देखते हैं फिर क्या क्या इनकम वगैरह होता है, उसका क्या कंडीशन है, कब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये हम अभी देखते हैं। तो आप भी ध्यान से इसको देखिए क्योंकि इसके आधार पे एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, चले फिर देखें क्या बोला गया है। एनी सम मनी रिसीव फॉर्म कैश हो सकता है, चेक हो सकता है और ड्राफ्ट हो सकता है एज गिफ्ट, कब 30 सितंबर, ठीक है, उसके बाद मतलब 30 सितंबर के बाद 30 सितंबर 2021 के बाद। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या 30 सितंबर 2021 के बाद सेक्शन क्या है, सेक्शन 56(2), ठीक है, 56(2)(x) फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड। अगर ऐसे इसके इनकम अदर हेड्स में आना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना है, तो उसका कुछ कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई होगा तब वो हो सकता है। ठीक है, सच मनी रिसीव टैक्सेबल अंडर दिस हेड कब होगा, क्या क्या कंडीशन है, इसमें आपको ध्यान देना है, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कंडीशन आपको ध्यान देना है। नंबर 1 क्या कंडीशन बोला गया है, नंबर 1 का क्या कंडीशन है, सम ऑफ मनी मस्ट बी रिसीव्ड आइदर बाई एन इंडिविजुअल और बाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब ये जो इनकम, ये जो रिसीप्ट, ये कहाँ किसको मिलना है, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति को मिलना है या तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलना है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या बताया गया है, सम मनी मस्ट बी रिसीव्ड ऑन एंड आफ्टर 1 अक्टूबर 2021। जो मनी रिसीव हुआ है वो 1 अक्टूबर में या उसके बाद होना चाहिए, उससे पहले आएगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है, ये सब एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। तो 1 अक्टूबर या उससे बाद में अगर मिलता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आएगा, अगर उससे पहले मिलता है तो नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या बताया गया है, सम ऑफ मनी मस्ट बी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब ये जो मनी या गिफ्ट जो भी मिलेगा ये या तो बिल्कुल कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन मतलब जीरो कंसिडरेशन में, या तो जो कंसिडरेशन आप दे रहे हैं वो एक्चुअल कंसिडरेशन से हिसाब से कम है। मतलब आपको 10,000 उसका प्राइस 10,000 देना चाहिए था, आप उनको दे रहा है 3,000 4,000 दे रहा है, तो इसका मतलब है वो एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। आपका कोई पहचान वाले हैं, कुछ है, तो इसलिए आपको कम में वो दे रहा है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, एक तो कंसिडरेशन के अलावा होना चाहिए या कंसिडरेशन देगा भी वो इनएडिक्वेट, मतलब उससे कम कंसिडरेशन आपने दिए है। नेक्स्ट नंबर 4 में चलते हैं। ठीक है, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स, एक व्यक्ति और कोई कई व्यक्ति एक साथ मिलके ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मस्ट एक्सीड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए मस्ट एक्सीड्स 50,000। मतलब जो अमाउंट आपको मिला है वो अमाउंट जरूर 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा। अगर वो 50,000 से कम है या 50,000 तक है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल आपको छूट मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका 50,000 से ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 50,000 से
ज़्यादा होना पड़ेगा, उससे अगर कम होता है तो या 50,000 तक होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, वो आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है। नंबर 5 कंडीशन क्या बताया गया है, सच सम ऑफ मनी मस्ट नॉट रिसीव फ्रॉम एनी रिलेटिव। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अमाउंट आपको मिला है वो जरूर कोई रिलेटिव से नहीं होना चाहिए। अब रिलेटिव का मतलब क्या है वो आप बाद का आपको बताएंगे, रिलेटिव किसको हम रिलेटिव बोलेंगे और किसको रिलेटिव नहीं बोलेंगे। तो रिलेटिव से नहीं होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि कोई शादी के ओकेशन में आपको किसी ने गिफ्ट दे के गए हैं वो भी नहीं होना चाहिए, शादी के ओकेशन में नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, शादी के ओकेशन में मिलता है या कोई रिलेटिव आपको गिफ्ट देता है तो टैक्सेबल नहीं होता है, वो बिल्कुल टैक्स छूट हो जाएगा आपको। अंडर ए विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस और इन कंप्लीशन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेई और डोनर। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो एक होता है कि भाई मैरिज में नहीं मिलना चाहिए या कोई रिलेटिव से वो अमाउंट आपको नहीं मिलना चाहिए, अगर मिलता है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा। नंबर 6 क्या बताया गया आपको, सच सम ऑफ मनी मस्ट नॉट रिसीव फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी किसको बोलेंगे, जैसे हम कोलकाता में हैं, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी हो गया। एज डिफाइंड इन सेक्शन 1020 में इसके लोकल अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। फ्रॉम एनी फंड और फाउंडेशन, और कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है, और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल्स। देखिए कौन हो सकता है, ये सब हो सकता है जिसको हम बोला है लोकल अथॉरिटी, और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एनी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन एज सेक्शन रेफर टू इन द सेक्शन कहाँ पे 1023 में। तो ये आपको बताया गया है, जहाँ से अगर आपको पैसा मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है बिना कंसीडरेशन में, तो ये टैक्सेबल क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये ज़रूर आप अपने पास कॉपी कर लीजिएगा, आपका नोट बना लीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आते हैं नंबर 7 कंडीशन, जो कि लास्ट कंडीशन है। क्या बताया गया आपको, सच सम ऑफ मनी मस्ट नॉट रिसीव फ्रॉम एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। इसको भी ध्यान देना आपको, 12AA जो सेक्शन है, इसमें अगर वो रजिस्टर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अगर आपको पे करते हैं, आप उनसे कुछ आपको मिलता है, तो वो भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर सर बोर हो रहा है ना सर, अब छोड़ दीजिए। छोड़ेंगे बेटा, छोड़ देंगे, और थोड़ा सा करके अब छोड़ देंगे, फिर अगले दिन हम कुछ और पढ़ाएंगे, आगे जाएंगे, क्योंकि हम पता है आपको बोरिंग लग रहा है। आप बोले तो हम अभी भी छोड़ सकते हैं, देखते हैं और कितना हम कराएंगे, कि ये वाला पार्ट हम इसको ख़त्म करें या आगे जाए या नेक्स्ट दिन करवाए। ठीक है, देख लेते हैं। तो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देंगे आपको, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं क्या बोला गया इसमें। टैक्सेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेशन होगा, कब टैक्सेबल होगा कब नहीं होगा, कुछ कंडीशन है, इसके हिसाब से आपको थोड़ा सा बता दे, फिर उसके बाद आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच एक्सीड 50,000। ठीक है, जरूर इसको ध्यान देना है आपको, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर ये 50,000 एक्सीड करते हैं, मतलब ऑल कैश गिफ्ट एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ मेंशन इन द अबव, जो बोला गया है, जो कैश गिफ्ट होगा वो अगर एक्सीड करता है 50,000 एक्सीड करता है, तो क्या होगा, द होल एग्रीगेट अमाउंट इज टैक्सेबल। आप इसमें थोड़ा सा ना ध्यान दीजिए, आपको लगेगा कि भाई चलो फिर उनको 60,000 मिल गया है, 60,000 मिल गया है, तो फिर उसको तो कितना मिला, ज़्यादा कितना मिला, 10,000, 50,000 से 10 ज़्यादा मिला 10,000। आप सोच रहे हैं कि भाई टैक्स कितने ऊपर देना है, फिर 60,000 से 50,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 10,000, उसी के ऊपर टैक्स देना है। ऐसा नहीं है, अगर वो 50,000 क्रॉस कर गया
50,000 तक आपको छूट मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो अगर 60,000 हो गया, 70,000 हो गया, 80,000 हो गया, तो भाई उसको 70,000 के ऊपर ही, या 60,000 के तो 60,000 के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उससे आप 50,000 लेस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर टैक्स देना है, वो आपको एग्रीगेट पूरा अमाउंट के ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि ये बेहतर है भाई, हम दोस्तों को बोलेंगे भाई साल में 50,000 तक ही देना, उससे ज़्यादा मेरे को फ्री में मत बटना, है ना, तो फिर हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, तो जो अमाउंट आपको मिलेगा वो 50,000 से ज़्यादा होगा, तो पूरा अमाउंट ही आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, क्या बोला गया, और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, और बोथ हो सकते हैं। इमूवेबल मतलब जिसको हम यहाँ उठा से कहीं ले जा नहीं सकते, वो एक ही जगह रहेगा, उसको हम मूव नहीं करवा सकते। ठीक है बच्चों, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, हमारा गला सूख गए हैं। पता है आप लोग भी परेशान हो रहे हैं, फिर भी क्या करें। बोथ रिसीव्ड बाय द एसएससी, ठीक है, बाय द वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के दौर से मिला है, या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ व्हिच, इसमें ध्यान देना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिसका एक्सीड 50,000, 50,000 से अगर ज़्यादा होता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। किसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज फुल्ली टैक्सेबल। कौन सा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इसका मतलब उसका तो सेलिंग प्राइस है नहीं, तो स्टैम्प ड्यूटी जितना अमाउंट है उस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर जरूर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना होना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो 50,000 तक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो भाई बिल्कुल उसको छूट मिल जाएगा। लेकिन वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 क्रॉस कर गए तो जितना अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी होगा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 3, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल में समझ में आता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं हम उसको। प्रॉपर्टी जो कि आपको गिफ्ट के तौर पे मिला होगा, जैसे शेयर हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया, ड्राइंग्स हो गया, कुछ भी, पेंटिंग्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर बार हो सकता है, व्हाटएवर, जो रिसीव्ड बाय द एसएससी विदाउट कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन से उसको मिला है, जिसका एग्रीगेट मार्केट वैल्यू जरूर एक्सीड 50,000, मतलब हर जगह 50,000 तक छूट है, 50,000 से ज़्यादा होगा तो फिर क्या टैक्सेबल होगा। देखिए, द होल ऑफ द एग्रीगेट फेयर वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। उसका जो फेयर वैल्यू है, एग्रीगेट फेयर वैल्यू जितना होगा, मार्केट वैल्यू जितना होगा, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो बोला गया है, जो ज्वेलरी वगैरह हो गया या शेयर हो गया, उसका जो वैल्यूज है 70,000, तो 70,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 50,000 छोड़ के होगा, अभी पहले भी जो बताया तो वही है, 50,000 छोड़ के नहीं होगा, जितना अमाउंट उसका फेयर वैल्यू है उसके ऊपर पूरा टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। सर अब तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या करें बेटा, ख़त्म भी तो करना है। चलिए फिर, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एन एसएससी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर विथ कंसिडरेशन व्हिच इज लेस देन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू of the property amount that is exceeding 50,000. So all transactions during the previous year are to be considered, मतलब जितने सारे इतना ट्रांजैक्शन होगा सबको एक साथ करके कंसिडरेशन किया जाएगा। बोलते एनी मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एन एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस, उस प्रीवियस ईयर्स में, जिस प्रीवियस ईयर का हिसाब किताब हम कर रहे हैं उसी प्रीवियस ईयर में जितना हुआ है उसको इकट्ठा करके हिसाब किताब करेंगे। जैसे कि द एक्सेस ऑफ द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओवर सच कंसिडरेशन, जो कि कंसिडरेशन उसको देना पड़ा है, कुछ कंसिडरेशन उसने दिए हैं, मतलब जो कंसिडरेशन थोड़ा सा कम होगा, डेफिनेटली कंसिडरेशन कम होगा, पूरा कंसिडरेशन नहीं होगा, उसका टोटल करके देखना पड़ेगा। जो कंसिडरेशन एग्जैक्टली एक्सेस मार्केट वैल्यू से जितना, फेयर मार्केट वैल्यू से जितना कम होगा उतना अमाउंट उसको टैक्स, मतलब ज़रूर 50,000 से ऊपर होना चाहिए, तो होता है तो फिर उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से जितना कंसिडरेशन उसने दिया है वो छोड़ के बाकी जो बैलेंस रहेगा उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर। अब एक चीज़ हम ना बोल, मतलब अभी ना करके आगे जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसी के साथ जुड़े हुए हैं
अभी आपको बताया ना रिलेटिव क्या है, रिलेटिव का मीनिंग क्या है, रिलेटिव के बारे में क्या बोला गया है। भाई रिलेटिव बोल दे, नहीं तो फिर इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, तो फिर आधा अधूरा रह जाएगा। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, इसको समझा देते हैं आपको, फिर आगे देखते हैं क्या बोला गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिलता है तो क्या बोला गया है, एनी गिफ्ट आइदर कैश और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हाट एवर एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन। अगर रिलेटिव से आपको कुछ मिलता है तो बिल्कुल आपको टैक्स नहीं देना है, कितना भी अमाउंट हो जाए, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है, गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, जो पहले भी हमने बताया था, ये डिटेल्स करके बता दिए, जो मैरिज में आपको कोई गिफ्ट मिलता है, शादी में, आप देखिए बड़े मज़े है, शादी में आपको गिफ्ट मिलेगा, कोई टैक्स नहीं देना है। अभी मत करना शादी, आपका उम्र नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए, आपको गिफ्ट मिलेगा, टैक्स नहीं देना होगा, इसके चक्कर में आप शादी कर लिया, आप कर भी नहीं सकते, आपको पापा मम्मी नहीं शादी करने देगा, ठीक है ना बच्चों। तो फुल्ली एग्जाम्प्टेड, क्यों, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द गिफ्ट वाज बीन रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड रिलेटिव, कोई भी रिलेटिव से आपको मिला है तो ज़रूर ये टैक्स नहीं देना होगा। इसका वैल्यू कितना है इसमें कोई मतलब नहीं है, रिलेटिव भी नहीं है या कहीं और से भी मिला है, रिलेटिव छोड़ के कहीं और से भी मिल सकता है, किसी और से भी मिल सकता है, लेकिन वो शादी में मिलना है, मैरिज में मिलना है, तो फिर टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। नंबर सी क्या बोला गया है, गिफ्ट्स अंडर ए विल और बाय अ वे ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम एनी पर्सन्स आइदर इन कैश और काइंड, मतलब कुछ विल के हिसाब से या कैश मिला है, इनहेरिटेंस मतलब उनका जो पिछले वाले जो लोग हैं, जो उनका लिनेज है, उनसे उनको मिला है, मतलब पेरेंट्स से या ऐसे पेरेंट्स से अगर उसको मिला है तो फुल्ली वो भी छूट मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर द रिसीव्ड इन कैश और काइंड, जो भी मिलेगा वो छूट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, गिफ्ट्स इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर फ्रॉम एनी पर्सन्स आइदर इन द कैश और काइंड, ये भी आपको देखिए, ये भी आपको बिल्कुल एग्जाम्प्टेड है, ठीक है, इसमें भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नंबर ई में क्या बोला गया है, देखिए, साम्स रिसीव फ्रॉम एज इंडिविजुअल और फ्रॉम ए ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, इस केस में क्या होगा, ये भी आपको फुल्ली एग्जाम्प्टेड है। नेक्स्ट लास्ट में, सम रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन लाइक लोकल अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, ये जो है ये सब इंस्टीट्यूशन में अगर आपको मिलता है, जिस इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 1023C में, और सिचुएशन इंस्टीट्यूशन अंडर रजिस्टर अंडर सेक्शन 12AA, आपको पहले ही बताया था, इसको जस्ट लिस्ट करके बताया, इनसे अगर आपको कुछ मिलता है तो ये भी आपका फुल्ली एग्जाम्प्टेड है, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल आपको एग्जाम्प्टेड होगा, मतलब आपको टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है बच्चों। चले फिर आगे बढ़े, चलिए थोड़ा रिलेटिव कौन है ये हमको बोलना चाहिए था, तो इसलिए हम इसको बोल के ही आज का जो हमारा जो लेक्चर है हम ख़त्म करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको और नहीं दुखी करेंगे कि भाई एक ही लेक्चर में आपने तो दुखी कर दिए, नहीं करेंगे बेटा, हम तो चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, अच्छा रिजल्ट बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर पाए, 40 मार्क्स में आपको आउट ऑफ 40 में आपको कॉस्ट टैक्स में 40 आ जाए, तो इसलिए हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आप भी हमारे साथ थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो हो सकता है आपको मिल जाए, आपका बेटर रिजल्ट हो जाए, है कि नहीं। तो चलिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, रिलेटिव का क्या मीनिंग है, रिलेटिव किसको हम बोलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव किसको बोलेंगे, ठीक है। फॉर एन इंडिविजुअल के केस में कौन कौन रिलेटिव हो सकता है, एक होता है स्पाउस, स्पाउस तो पता है आपको, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ठीक है। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति उसका भाई या बहन। नेक्स्ट, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस मतलब हस्बैंड के लिए उसका मिसेस, उसका वाइफ, वाइफ का कोई भाई बहन होगा वो, या हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए हस्बैंड का भाई बहन, ठीक है, हो सकता है। नेक्स्ट होता है ब्रदर और सिस्टर ऑफ द आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो पेरेंट्स जो इंडिविजुअल है उसका जो पेरेंट्स है उसका भाई वगैरह होगा। तो एनी लिनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब लिनियली अगर कोई रिलेशन है जिसके साथ,
और एनी लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस भी होगा, और स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू इन 2 एंड 3 में जिसके बारे में बताया गया है, 2 में या 3 में जो बताया वो ब्रदर और सिस्टर जो भी बताया गया वो, ठीक है, उसका भी स्पाउस जो होगा वो भी होगा इसके अंदर आएगा, ठीक है। और लास्ट में इन द केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में क्या होगा, एनी मेंबर ऑफ देयर, मतलब उस फैमिली का कोई भी मेंबर होगा तो वो रिलेटिव होगा, ठीक है। उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई भी मेंबर, एक मेंबर दूसरे मेंबर को देते हैं तो जिसको मिलता है वो रिलेटिव की दौर से देखा जाएगा और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। आज हम यहाँ तक ख़त्म करते हैं। आप लोग बहुत परेशान हो गए, सर बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, परेशान होने का कोई बात नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। आप 1-1.5 महीना तो बाकी है, उसके अंदर आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। अभी पढ़ लोगे तो अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो बाकी है उसको लेके आपके पास डिस्कस करेंगे। और आपको ज़रूर हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि हम जब भी वीडियो छोड़े वो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। और साथ साथ में ये वीडियो आपको दोस्त को भी भेजना है, आपको जो हेल्प मिला है वो दोस्तों को भी मिलना चाहिए, इसलिए दोस्तों को आप इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, और साथ साथ में ज़रूर चैनल को फॉलो करते रहो, क्योंकि आप अगर फॉलो करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।